Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good evening to all of you. पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 1 के कोर्स का पेपर 1 जो है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंतर्गत अपने पिछले क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। वो था अथॉरिटी, जिसको हम लोग सत्ता कहते हैं। उसमें हमने सत्ता की परिभाषाएं, अर्थ और सत्ता की प्रकृति की चर्चा की थी। लेकिन आज के क्लास में हम लोग सत्ता की विशेषताएं और सत्ता के जो प्रकार हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सत्ता, जैसा कि कल मैंने बताया था कि क्या है, कि कोई भी चीज़ जब शक्ति का वह रूप जब जिसको वैधता प्राप्त हो जाती है या मिल जाती है तो उसको सत्ता का नाम दिया जाता है। और सत्ता के पीछे विवेक युक्त और औचित्यपूर्णता जो है वो होता है और इसमें सभी लोगों की स्वीकृति होती है। आज हम लोग देखते हैं कि सत्ता का जो की विशेषता है या तत्व एलिमेंट हैं वो क्या हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है वह है कि सत्ता सदैव जो है औपचारिक शक्ति नहीं होती है। सत्ता जो है हमेशा जो है औपचारिक शक्ति नहीं है। ऑथोरिटी इज़ नॉट अ फॉर्मल पावर। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि कुछ विद्वानों का यह मत है कि सत्ता सदैव औपचारिक नहीं होती है। गलत है, क्योंकि सत्ता में औपचारिक शक्ति के गुणों का अभाव भी हो सकता है। और सीजे फेडरिक ने कहा है कि सत्ता शक्ति की किस्म नहीं वरन एक ऐसा तत्व है जो शक्ति के साथ होता है। सत्ता व्यक्तियों एवं वस्तुओं में एक ऐसा गुण होता है जो उनकी शक्ति में वृद्धि करता है, और यह एक ऐसा गुण है जो शक्ति उत्पन्न करता है, किंतु यह स्वयं शक्ति नहीं है। और इसका मतलब यह है कि बहुत लंबे समय तक एक विषय को कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जो सत्ता है को बिना शक्ति के भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से टीचिंग प्रोफेशन में है और रिटायर हो जाता है, तो वह शक्ति रहित हो जाता है। उसके बाद भी अपने ज्ञान के क्षेत्र में एक सत्ता उसके पास होती है, और शक्ति बिना सत्ता के भी हो सकती है, ठीक है। और सत्ता बिना शक्ति के संभव भी है, मतलब दोनों ही संभव है। शक्ति के बिना सत्ता भी हो सकती है, सत्ता के बिना शक्ति भी हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि सत्ता विवेक पर आधारित होती है। ऑथोरिटी इज बेस्ड ऑन रीजन, ठीक है। तो फेडरिक और डहल जो है, रॉबर्ट डहल ने कहा है कि सत्ता का मूल तत्व विवेक होता है, और फेडरिक ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है, मेरे विचार में उसके पास विवेक पूर्ण व्याख्या करने की योग्यता या क्षमता भी होती है। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम ठोस तर्कों के आधार पर किसी की सत्ता को मान सकते हैं, अन्यथा नहीं भी मान सकते हैं। तीसरा जो इसकी विशेषता है कि वैधानिकता सत्ता की क्षमता को निश्चित करती है, ठीक है। वैधानिकता सत्ता की क्षमता को निश्चित करती है। वास्तव में वैधता किसी भी प्रकार की सत्ता का सारांश होती है, और विवेक युक्त आदेशों को ही वैधता प्राप्त होता है। और डहल ने कहा है, और इसमें डहल ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके इसको समझाने की कोशिश की है। चौथा जो पॉइंट है वो है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सत्ता का प्रयोग उत्तरदायित्व के आधार पर किया जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ताधारी दल अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, और विधानमंडल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। सत्ता चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उत्तरदायित्व से संबद्ध होती है। तो ये इसका एक फीचर है। और लास्ट जो इसकी है वो है प्रभु सत्ता, डोमिनेंस। तो इसका आशय क्या है कि इसका आशय है कि सत्ताधारी व्यक्ति व्यवस्था में हो रहे कार्य
निर्गतों और निवेशों इनपुट्स एंड आउटपुट्स तथा संरचनाओं पर प्रभुत्व रखता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो राजनीतिक संस्थाओं, कार्यों तथा संरचनाओं और उनकी क्रियाओं इत्यादि का संचालन तथा नियंत्रण सत्ता द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे, विशेषताएं थे, उसके एलिमेंट्स थे, जिसमें हमने देखा सत्ता जो है सदैव औपचारिक शक्ति नहीं होती। दूसरा हमने देखा सत्ता विवेक पर आधारित होती है। तीसरा वैधानिक सत्ता की जो क्षमता को निश्चित करती है, वैधानिकता सत्ता की क्षमता को निश्चित करती है। उत्तरदायित्व हमने देखा, ये इसका गुण है। और जो है आपका प्रभुत्व, तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं की चर्चा करने के बाद हम लोग अब बात करेंगे इसके प्रकार पर कि सत्ता के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैक्स वेबर एक विचारक हैं, इन्होंने सत्ता के संदर्भ में इसके प्रकार के बारे में बताया है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला उन्होंने बताया है परंपरागत सत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी का क्या मतलब है कि जब आदेशों को इस आधार पे मान लिया जाता है कि सदैव ऐसा होता आया है, ट्रेडिशन रहा है, तो उसको हम लोग सत्ता का जो है परंपरागत रूप कहते हैं। और इसे आज्ञा पालन परंपरागत प्रतीकों पर आधारित होता है। दूसरा है, उन्होंने कहा है वेबर ने कि बौद्धिक कानूनी अथॉरिटी, इसमें रेशनल एंड लीगल अथॉरिटी। तो ये क्या है, जब उच्चतर अथवा वरिष्ठ अधिकारी के आदेश या नियमों को उनके अधीनस्थ कानूनी आधार पर उचित समझते हैं, तो ऐसी स्थिति को बौद्धिक कानूनी सत्ता कहा जाता है। और तीसरा उन्होंने बताया है कि करिश्माई सत्ता। तो ये क्या है, जब आदेशों को व्यक्तिगत प्रभाव के कारण माना जाता है तो उसे करिश्माई सत्ता कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में सत्ताधारी तथा अधीनस्थ के अनुयायियों के संबंध होते हैं। जैसे जनता अपने प्रिय नेता के आदेशों को उसके चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण जो है वो एक्सेप्ट करती है, उसको मानती है। तो ये इसके मैक्स वेबर ने जो 3 तरह के सत्ता के प्रकार बताए हैं वो हैं। इसके अलावा सत्ता का जो प्रकार है उसमें दैवीय अधिकारों पर आधारित सत्ता कहा गया है, ऑथोरिटीज बेस्ड ऑन द डिवाइन थ्योरी या डिवाइन राइट्स। तो दैवीय अधिकारों पर आधारित सत्ता के रूप जो है अत्यधिक जो है विचित्र लगता है, क्योंकि मध्यकाल में इस सिद्धांत का अत्यधिक महत्व था। इंग्लैंड में जेम्स प्रथम तथा चार्ल्स प्रथम कहा करते थे कि राज्य सत्ता उनको एक दैवीय अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है। और फ्रांस में के जो लुई 14वां है शासक थे, उन्होंने कहा था कि वह धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ उसको माना जाता था, किंतु आजकल इस प्रकार की दैवीय सत्ता का समय समाप्त हो चुका है। आज जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जो है दैवीय सत्ता को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और दैवीय अधिकारों पर आधारित सत्ता की धारणा जो है बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। दूसरा जो है नेक्स्ट जो तीसरा इसका प्रकार है वो है बल पर आधारित सत्ता, ऑथोरिटी बेस्ड ऑन फोर्स। तो इसमें क्या है कि राज्य के विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के उदय के में बल को महत्वपूर्ण माना जाता था और इस सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति कमजोरों को अपने अधीन करके शासक बन जाता था। किंतु लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने का साधन बल न होकर लोगों का आप समर्थन है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है, माइट इज राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिद्धांत अब उस समय उचित था जब व्यक्ति असभ्य था, किंतु आजकल बल और को सत्ता का आधार नहीं माना जाता है। ठीक है। चौथा जो प्रकार है वो है पैतृक परंपरा पर आधारित, जो पैतृक है परंपरा पर आधारित सत्ता। तो इस प्रकार की सत्ता से आशय उस सत्ता से है जो पैतृक परंपरा पर आधारित होती है, अर्थात जो सत्ता विरासत में प्राप्त होती है। ठीक है। राजतंत्र में सत्ता का यही रूप होता है और इंग्लैंड, जापान आदि देशों में आज भी सत्ता का यही रूप विद्यमान है, परंतु आधुनिक युग में इसका महत्व जो है वो कम हो चुका है। ठीक है। जब से नए आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ तब से ये भी कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे कम हो गया है, धूमिल पड़ गया है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं जो अगला प्रकार है वो है विशिष्ट जनों की सत्ता।
तो विशिष्ट जनों की सत्ता क्या है? ऑथोरिटी ऑफ द एलाइड्स। तो इस प्रकार की सत्ता में सत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होती है जो ज्ञान, धन, शक्ति के कारण समाज में उच्च वर्ग के रूप में प्रभावशाली होते हैं, और तो इसको हम लोग विशिष्ट जनों की सत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक सत्ता, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जब किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा सत्ता प्राप्त होती है तो संवैधानिक सत्ता इसको कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान द्वारा जो शक्तियां सौंपी गई हैं उनका आधार जो है वो संवैधानिक सत्ता ही है। और लास्ट जो है उसको बोलते हैं हम अवैध सत्ता। ठीक है, अवैध सत्ता, तो इसमें क्या होता है? तो जो सत्ता कानून या संविधान के अनुसार ना होकर अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है उसे अवैध सत्ता कहते हैं। जब कोई अधिकारी या सैनिक अधिकारी बल द्वारा या क्रांति के द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेता है तब जो है उस सत्ता को अवैध सत्ता हम कहते हैं। किंतु अवैध सत्ता स्थायी नहीं होता है और जनता कभी भी इसके विरुद्ध हो सकती है, क्रांति ला सकती है। और 1977 में श्रीमती गांधी द्वारा तानाशाही प्रवृत्तियां लागू करने का प्रयत्न किया गया, किंतु जनता ने चुनाव में श्रीमती गांधी को पराजित कर विरोध व्यक्त कर दिया। तो इस तरह जो है अवैध सत्ता कभी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। तो ये कुछ सत्ता के प्रकार थे जो हमने आपको बताया कि सत्ता जो है उसके बहुत सारे प्रकार हैं। मैक्स वेबर ने 3 तरह के प्रकार बताए, जिसमें उन्होंने जो बताया है परंपरागत, बौद्धिक या करिश्माई सत्ता की बात की है। फिर दैवीय अधिकारों पर आधारित सत्ता, बल पर आधारित सत्ता, पैतृक परंपरा पर आधारित सत्ता, विशिष्ट जनों पर आधारित सत्ता, संवैधानिक सत्ता और अवैध सत्ता। तो इस तरह से हमने देखा कि सत्ता जो है अपने विभिन्न रूपों में अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में अपने आप को प्रदर्शित करती है। और आज जो है सत्ता का जो है लोकतांत्रिक रूप है। यहाँ पे जनता जो जिसको एक्सेप्ट करती है वही उसी व्यक्ति को सत्ता प्राप्त होती है। आज जो है दैवीय सत्ता या बल प्रयोग के ऊपर सत्ता या करिश्माई सत्ता तो एटलीस्ट है भी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने व्यक्तित्व के वजह से भी सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन और जो बाकी जो थे बल पर, पैतृक आधार पे, ये सब परंपराएं जो है अभी ट्रेडिशन ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अभी विश्व के अधिकतर देश लोकतांत्रिक देश हो गए हैं जहाँ पे जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी कोई परेशानी हो, डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न ज़रूर रखें। और जो लोग नए हैं चैनल पे उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी वजह से, उनको वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम वीडियो के माध्यम से वो पढ़ सकें, सुन सकें, नोट्स बना सकें, ताकि उनकी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकें और बेटर कर सकें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।